फुल ट्रेजेडी होता है। और फिर हमने देखा था ये सारी वार वगैरह हमने देख लिए थे एक के बाद एक। फिर ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसी थी ये हमने देखा। फिर हमने देखा 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें कौन से इम्पोर्टेंट लीडर हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया था। फिर हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उससे अबोलिश कर दिया जाता है और क्वीन का रोल शुरू होता है। फिर हमने देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है। फिर उसके बाद हमने महात्मा गांधी जी के बारे में देखा था और उनके सारे मूवमेंट वगैरह देखे थे। और आज हम शुरू करने वाले हैं इसके आगे का सेशन, डीप थ्री। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मैं कोई क्लास लूंगा तो उसके बाद मैं दूसरे दिन जो पीडीएफ होगा ना उसमें कुछ वैल्यू एडिशन में ऐड कर दूंगा। जैसे जो ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसी थी इसमें एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे आपको पता है कि अंडर द ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो भारत में भेजी जाती है एज अ पर्पज ऑफ ट्रेड। तो ये अपना बिजनेस कर रहे थे। जब बहुत ज्यादा करप्शन हो जाता है तो इनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है वहाँ के ब्रिटिश में, जो पार्लियामेंट होती है वहां से। फिर जब ये एक्ट वगैरह पास होता है तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको ये याद रखना है इसमें जो भारत का गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग, है ना। और ये जब आता है तो ये क्या करता है, वो चल रहा था, क्या बोलते हैं उसे, डुअल सिस्टम चल रहा था, उससे वो खत्म कर देता है। दीवानी राइट को ये खत्म कर देता है। बस इतना पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, इसी के समय में पहली बार सुप्रीम कोर्ट, ओके कोई नहीं आप बाद में देख लेना। तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट पहली बार बनाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे पहला जज था वो आपको याद रखना है, इलीजा एम्पे नाम था उनका, है ना। तो इलीजा एम्पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के समय ये सारे इंपॉर्टेंट चीज थे। तो इसके बाद आते हैं, दूसरा जो एक्ट था वो हमने बताया था आपको, पिट्स इंडिया एक्ट था। और पिट्स इंडिया एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इम्पोर्टेंट काम हुआ था, जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सारे काम देख रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कॉमर्शियल काम भी देख रहा था और पॉलिटिकल काम भी देख रहा था। तो यहाँ से कॉमर्शियल और पॉलिटिकल इन दोनों को अलग कर दिया जाता है और पॉलिटिकल को देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई जाती है और उस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसका क्या नाम था, जो पहले वाला था इसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट में एक नई बॉडी बनी थी जो पॉलिटिकल काम को देखेगा, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर आगे आते हैं, और ये पहला एक्ट था, यहाँ से ब्रिटिश वालों को ये फील हो गया था कि अब मेरा इंडिया पे पूरी तरीके से एक हैंड हो चुका है, मतलब हम अनेक्स कर चुके हैं। इसके बाद अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1793। इस समय क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिश में रूल वगैरह चल रहे थे उन्हें 20 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। और इस समय ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। फिर आगे चलते हैं, चार्टर एक्ट 1813 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे इम्पोर्टेंट होता है, इस समय जब इनको लग गया कि यार हम भारत पे कब्जा कर लिए हैं, भारत को एक तरीके से हम यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, तो इनके लिए कुछ तो हमें करना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए जो होते हैं भारत में एजुकेशन पे खर्च करते हैं, हर साल 1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहली बार एजुकेशन पे कब खर्च किया गया था, तो 1813 वाला जो चार्टर एक्ट आया था। इस समय एक और काम किया गया था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज को पहले तो मना कर दिया जा रहा था, लेकिन इस वाले एक्ट से इनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप भाई इंडिया में जाओ और क्रिश्चियन को फैलाओ पूरे देश में, तो पूरे भारत में इसको फैलाओ। इस समय एक और अच्छा काम हुआ था, वो मैंने पहले ही दिन बताया था आपको, इनकी मोनोपोली को खत्म कर दी जाती है, एक्सेप्ट टी ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड विथ चाइना एंड टी ट्रेड, है ना। तो ये दो काम रखा जाता है। फिर आते हैं 1833 वाला एक्ट। इस समय नाम चेंज कर दिया जाता है, और नाम चेंज करके क्या करते हैं,
इस समय कर देते हैं जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसका नाम कर देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर देते हैं। ओके। और इस समय एक अच्छा काम हुआ था, पहली बार एक लॉ कमीशन बनी थी और उस लॉ कमीशन का मेंबर था एम मैकाले। मैकाले के बारे में आप लोग जानते होंगे, आपके इंग्लिश लिटरेचर में दिए होंगे। तो मैकाले जी थे और इसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि इंग्लिश को सपोर्ट करो, यहाँ के लोग कह रहे थे वर्नाकुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करो। तो एजुकेशन को लेके ये सारी चीजें चल रही थी। तो 1833 वाला आपको याद रखना है। इसमें भारत का वायसराय आप लोग जानते ही हैं, बेंटिक था। सती प्रथा इसमें मैंने आपको बताया था, राजा राम मोहन रॉय जी ने बहुत मेहनत किया था और 1929 में 1829 में सती प्रथा को खत्म किया गया था। एक कानून के थ्रू पास हुआ और 1829 में सती भी खत्म हो गया। ये सारी चीजें हैं। फिर क्या होता है, हाँ इस समय बस इतना ही मेन चीज है जो आपको याद रखना है। और 1853 में इसके बाद क्या होता है, पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का काम अलग किया गया। मैं आपको पॉलिटी में बताऊंगा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या होता है ना। मेकाले मिनट बहुत अच्छा। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या होता है मैं पॉलिटी में बताऊंगा। इसका काम होता है कानून बनाना, इसका काम होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना। तो पहली बार उसको अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो 1853 में कल मैंने आपको और भी कई सारी चीजें बताई थी। और वो क्या चीजें थी, आपने देखा था कि मैंने पोस्ट से डिस्पैच बताया था आपको, मैंने रेलवे ट्रेन बताया था, पहली बार यहीं से चला था, है ना। एजुकेशन पे मैंने बताया था, उस डिस्पैच एजुकेशन से रिलेटेड है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको और याद रखना है 1853 में, और वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहली बार यूपीएससी जो आईएएस हम जिससे बनते हैं ना, यूपीएससी जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस का एग्जाम, वो ओपन होगा। मतलब कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरीके से ओपन कंपटीशन होगा सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू, और कोई भी इसमें आईएएस बनना चाहे तो बन सकता है। तो इंडिया से लोग जाते थे वहां एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ से यूपीएससी एग्जाम सबके लिए ओपन कर दिया गया, है ना। फिर इसके बाद आते हैं, बस यहाँ मेन मेन चीज हम देखते हैं। फिर हमने बताया था आपको 1857 का रिवोल्ट होता है, और 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या होता है, ये ब्रिटिश क्राउन जो होती है पूरी तरीके से कंपनी को खत्म कर देती है। फिर कंपनी कहती है अब जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब तुम एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करोगे, अब सारा कुछ हम देखेंगे। तो ये होता है। अब इस एक्ट में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था उनका नाम क्या था पहला, ये सब आप जानते हो। एक नई पोस्ट बनाई गई थी, एक नया पोस्ट बना था इस समय। उस पोस्ट का नाम को जानता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नई पोस्ट बनी थी। देखो मैं चाहूँ तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे दूं, ओवरलोडेड कर दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता। आपके एग्जाम में वो आएगा ही नहीं, तो मैं सिर्फ वही दे रहा हूँ जो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ज्यादा ओवर होगा इंफॉर्मेशन तो वो फ्लड कर जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये सब जितना दे रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट बनाई जाती है, और ये जानते हो ये वहां बैठेगा, लंदन में बैठेगा, वहां के क्वीन को और वहां के पार्लियामेंट में ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और इसकी सैलरी इंडिया से जा रही थी। और ये इंडिया के बारे में, इंडिया में जो भी कुछ हो रहा है वहां की रानी को, वहां के पार्लियामेंट को ये बताएगा, इसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना। रोल ऑफ कंपनी ऑफ ऑफिसर्स, नो सर। तो ये था ना, तो ये आपने देखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हमने देखा पोस्ट। ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। फिर हम देखेंगे इस तरीके से क्राउन रूल चल रहा था। फिर अगला एक्ट आता है 1861। 1861 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे, आइए देखते हैं। 1861 में क्या होता है, अब तक आप देख रहे होंगे भारत के बारे में जो भी कुछ हो रहा था ब्रिटिश लोग कर रहे थे। इंडियन लोगों को कोई शामिल ही नहीं कर रहे थे, हमारा देश है, काम तुम कर रहे हो, है ना। तो ऐसे कैसे चलेगा। तो फर्स्ट टाइम पहली बार इंडियंस को ऐड किया गया था।
3 इंडियन को ऐड किया गया था, यहाँ पे जो लेजिस्लेचर होता है ना, उसमें ऐड किया गया था। वो तीनों का नाम चाहो तो देख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा कभी कोई पूछ भी सकता है। तो राजा ऑफ बनारस, है ना, ये थे। दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला। और तीसरे जो थे, ये नाम पूछ लेता है, सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। इन तीनों को पहली बार किसी इंडियंस को एज अ प्रोसेस कानून जो बनाते हैं उसमें शामिल किया गया था। पर इनका जो रोल था ना, बहुत ही लिमिटेड था, इनका रोल बहुत ही लिमिटेड था। मतलब ये कि तुम आओ और बैठो, सुनो और चले जाओ, ज्यादा तुम्हें पूछना नहीं है। तो इस तरीके से इनको बुलाते थे, कोई रेस्पेक्ट नहीं था। न तुम सवाल पूछ सकते हो, न तुम काउंटर कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, न तुम वोट दे सकते हो, वोट वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो। 1892 में थोड़ा सा पावर को इंक्रीज किया जाता है। फिर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, 1861 में ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है ये भी मैं पॉलिटी में आपको बताऊंगा। हाँ, नो राइट। तो ऑर्डिनेंस पास करने, ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब लोकसभा, जैसे अभी आप जानते हैं हमारे देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 3 आर्गन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होते हैं तो प्रेसिडेंट के पास से पावर होता है कि देश के लिए अगर कोई जरूरी है तो कोई कानून पास कर सकता है, तो इसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। और पहली बार ऑर्डिनेंस आया था 1861 में। जी बिल्कुल, इसे अध्यादेश भी कहते हैं। इसका आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, तो आर्टिकल 121, है ना। चलो, अब आते हैं 1861 में एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ था, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो जानते हैं क्या होता है आप लोग? मंत्रालय बांट देना। जैसे आप देखेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग होता है, तो पहली बार मंत्रालय वाला बांटने वाला काम 1861 में किया गया था। ओके, तो इस समय बस इतना ही था। बस ये आपको याद रखना है कि पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया गया था, तो 1850 1861 वाला जो एक्ट था। इसके बाद आते हैं अगला एक्ट, 18 1892। अब आपने देखा कि यहाँ पे इनको शामिल किया गया था, पर इनका कोई रोल नहीं था, तो यहाँ पे इनका हल्का सा रोल इंक्रीज कर देते हैं। और रोल में अब क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है, अब तुम क्वेश्चन पूछ लेना, अब तुम क्वेश्चन पूछ लेना, इतना तुम्हें पावर दे देते हैं कि अगर हमने कुछ बोला उसके बदले तुम क्वेश्चन पूछ लेना। लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने के लिए तुम्हें 6 दिन पहले नोटिस देना होगा, तुम्हें नोटिस देना होगा क्वेश्चन पूछने के लिए। और अगर हमने तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने जवाब दे दिया, तो तुम उस पे तुम क्या करोगे, काउंटर, कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हो, नो डिस्कशन। हम्म, नो डिस्कशन, कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पावर जो है वो इंक्रीज करते हैं। अब एक चीज आपको और बताऊंगा मैं, 1861 1892 इनके बीच में 1885 में कांग्रेस बना था। कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया, तो कांग्रेस के मेहनत का कुछ तो फायदा होगा। तो इनकी जो इंडियंस थी उनकी संख्या को इंक्रीज किया जाता है। जो लेजिस्लेचर था उसमें इंडियंस को ऐड करके संख्या को इंक्रीज करते हैं, है ना। थोड़ा सा वोटिंग प्रोसेस शुरू होता है, पर लिमिटेड था, सभी लोग वोट वगैरह नहीं दे सकते थे, इस तरीके से सिस्टम बनाया गया। फिर आते हैं अगले एक्ट पे, और ये अगला जो एक्ट था 1909 का एक्ट। 1909 का एक्ट क्या है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब 1909 का एक्ट आता है तो बंगाल का विभाजन हो चुका था, है ना। बहुत सारे काम, कांग्रेस स्प्लिट, कांग्रेस टूट गया था, गरम दल नरम दल आप लोग जानते होंगे, तो उसमें विभाजित हो गया था, तो कई सारे इंसिडेंट होते हैं, तो वो चीजें अभी मैं बताऊंगा। अभी मैं एक्ट बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको पहले एक्ट ही बता दूं पूरा, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। तो 1909 क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे पहला यहाँ पे इम्पोर्टेंट था सेपरेट इलेक्टोरेट। ध्यान से सुनना आप लोग, फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये किसको दिया गया था, कमेंट में कोई बताया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार दिया गया था, और वो दिया गया था मुस्लिम को। क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट? सपोज कर लो कि अगर आप किसी कंस्टिट्यूएंसी में हो, तो जैसे मान लो नोएडा है, तो नोएडा से अगर कोई
मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है, तो सिर्फ उन्हीं का कैंडिडेट यहाँ पे उठेगा और सिर्फ मुस्लिम ही लोग इन्हें वोट देंगे। इसे वो कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार मुस्लिम को दिया गया था। ये आपको याद रखना है। तो किस एक्ट से दिया गया था? 1909। इसीलिए जो इस समय के वायसराय थे वो कौन थे? मिंटो थे, मॉरले मिंटो रिफॉर्म। तो मिंटो जो थे उनको मिंटो क्या बोलते हैं? फादर कहते हैं। फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, मिंटो को कहते हैं। ओके, इसे काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बोलो या मॉरले मिंटो रिफॉर्म बोलो, बात एक ही है। इसे मॉरले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोलते हैं? कि मॉरले जो थे वो भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे। सेम ऐसे ही जो ये वाला एक्ट है 1919 वाला, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मॉन्टेग्यू जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो ये थे चेम्सफोर्ड वो वायसराय थे। तो इस तरीके से ये नाम रखा गया है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिया गया था और मिंटो जो थे वो फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, और एक इम्पोर्टेंट काम हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लेजिस्लेटिव अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है। और ये कब अलग हुआ था? 1853 वाला जो डलहौजी के समय जो एक्ट आया था उसमें दोनों अलग हुआ था। आपको ये तो पता है कि इसमें इंडियंस को शामिल किया गया था, 1861 वाले एक्ट में शामिल किया गया था। पर इस वाले में, एग्जीक्यूटिव वाले में अभी तक एक भी इंडियन को ऐड नहीं किया गया था। तो पहली बार किसी इंडियन को ऐड किया गया था और उसका नाम जानते हैं आप लोग? पहले इंडियन को शामिल किया गया था, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें किस एक्ट के थ्रू इंडियन को शामिल किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909। और पूछेगा लेजिस्लेचर में तो 1861 में। ये थोड़ा सा याद रखना आप। ये जो टॉपिक है बहुत ही बोरिंग है, इसीलिए मैंने 3 दिन में थोड़ा थोड़ा करके बताया है, आपको पता भी नहीं चला था। तो ये सब टेक्निक है। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मैं बहुत बोर हुआ था। तो इस तरीके से अभी मैं ये इन्फॉर्मेशन पहले ही दिन दिया होता तो लोग कहते हिस्ट्री कितना बोरिंग है, समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे तोड़ के आपको पढ़ाया है ताकि आपको समझ आए, और जब समझ में आएगा तो आप बोरिंग फील नहीं करोगे। तो ये था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो हमने ये सारी चीजें देख लिया, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं था डिस्कशन। अब एक चीज और आप देखोगे, यहाँ पे क्या था, आपने देखा था कि इंडियंस को शामिल किया गया था। अब तुम यहाँ आपने देखा कि यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। फिर 1909 में क्या करते हैं कि चलो भाई अब तुम डिस्कशन भी कर सकते हो। इकोनॉमी जो बजट होता है ना, पहले ये था कि बजट वगैरह पे डिस्कस नहीं कर सकते थे। अब तुम बजट पे भी डिस्कस कर सकते हो, तुम काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और तुम्हें अगर कुछ पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ तुम वोटिंग राइट भी कर सकते हो। वोटिंग राइट भी दे दिया गया। ये देखो धीरे धीरे, एक कहा जाता है ना कैरेट एंड कोई पॉलिसी होती है, डे बाय डे पावर दे रहे हैं। तुमको पता था ना ये लॉलीपॉप देते रहो, क्योंकि एक ही बार दे दोगे तो फिर ऐसे तो हर 20 साल पे एक आता था, और इनको ऐसे ही कब्जा करना है तो ऐसे इनको चलाना है। हल्का हल्का पावर देते रहो, हम भी इंजॉय करेंगे, ये भी खुश हम भी खुश। तो इस तरीके से लोग काम कर रहे थे। तो बस आपको यही याद रखना है। अब हम आते हैं 1919 वाला जो है। तो 1919 एक्ट करने से पहले हम कुछ चीजें देखेंगे। उसके बाद कल हमने और भी चीजें देखी थी, इसमें मैंने सारे पिक्स ऐड कर दिए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट मैंने आपको बताया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले जो अनेक्स किया गया था उसका नाम था सतारा। तो ये आपको याद रखना है। सतारा, फिर उसके बाद जैतपुर, फिर संभलपुर, फिर भगत, फिर उदयपुर, नागपुर, फिर झांसी। तो इस तरीके से एक एक करके वो अनेक्स करते जा रहे थे। हमने कर्नाटिक वार देखा था। तो पहला कर्नाटिक वार, सबसे पहले तो आपको पता हो कि किसके बीच में हुआ था। तो कर्नाटिक वार जो हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था।
ओके, कैरेट एंड स्टिक, सही बताया आपने। तो कर्नाटिक वार जो पहला हुआ था 46-48 में हुआ था, दूसरा हुआ था 49 से लेके 54 तक चला था, और तीसरा वाला जो हुआ था 56 से लेके 63 तक चला था। पहले में क्या होता है, फ्रेंच जीत जाता है, दूसरा में ब्रिटिश, और तीसरा में फाइनली ब्रिटिश जो होता है जीत जाता है। इसमें हमने देखा था, इससे कहते क्या है, ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन। हुआ क्या था, जो पहला वाला कर्नाटिक वार हुआ था, ये इंडिया के बाहर हुआ था। इंडिया के बाहर हुआ था, इंडिया के अंदर हुआ ही नहीं था। तो इंडिया के बाहर हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन तीनों में से कौन इंडिया में हुआ था, कौन इंडिया के बाहर हुआ था, तो पहला वाला इंडिया में हुआ ही नहीं था, पर उसका इफेक्ट इंडिया पे जरूर आया था। सेकंड वाला हमने देखा था, थर्ड वाला जो इम्पोर्टेंट, इसे 7 ईयर वार कहते हैं क्योंकि 7 साल तक चला था। इसमें एक इम्पोर्टेंट है 1760 में एक हुआ था बैटल ऑफ वांडीवास। अब बैटल ऑफ वांडीवास किसके बीच में हुआ था, जो इंग्लिश के थे, इंग्लिश के सर आयरफूट थे, और फ्रेंच के काउंट डी लैनी। और फाइनली क्या होता है, फ्रेंच जो होता है वो हार जाता है और जीत जाता है, इंग्लिश की विक्ट्री होती है। तो इस तरीके से हमने कर्नाटिक वार देखा था। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए हुए थे, साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो सबसे पहले 19 के साथ इंसिडेंट होता है, जेल से बाहर फेंक दिया जाता है। वहाँ जाते हैं, नेशनल इंडिया कांग्रेस बनाते हैं 1940 1904 में 94 में। फिर 99 में एंग्लो बोर वार होता है, तो वहाँ पे ये ब्रिटिश वालों की बहुत हेल्प करते हैं, तो इसके लिए इनको अवार्ड की उपाधि भी मिलती है। फिर क्या होता है, पहली बार ये इंडियन कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 1903 में क्या होता है, इंडियन ओपिनियन पे पब्लिश करते हैं। फोनिक्स आश्रम बनाते हैं 1904 में। टॉल्स्टॉय फार्म बनाते हैं 1910 में। और अमेरिका में, वहाँ सॉरी अफ्रीका में क्या चल रहा था, पोल टैक्स और इनवैलिडेशन ऑफ मैरिज एक्ट के थ्रू क्या करते हैं, ये अपना प्रोटेस्ट करते हैं। वहां भी तो हर जगह इनको विक्ट्री, विनर पे विनर ही बनते जा रहे थे। तो आपको इसमें याद क्या करना है, ये आश्रम का नाम याद रखना है बस। डेट तो नहीं पूछेगा मुझे लगता है, लेकिन ये आश्रम का नाम अगर आपको पता है तो बहुत है। टॉल्स्टॉय फार्म, फोनिक्स आश्रम, है ना, साबरमती आश्रम, तो पूछ लेगा कौन अफ्रीका में बनाया था, कौन इंडिया में बनाया था। तो इस तरीके से कंफ्यूजन दे सकता है, ये अफ्रीका वाले आप ऐसे देख सकते हैं। कल मैंने एक चीज और बताया था, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसका स्टोरी मैंने तो आपको बताई थी। एचआरए ग्रुप था, एचआरए ग्रुप में ये सारे लोग करते हैं। कौन कौन उसमें लीडर थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, ये सारे लोग थे इसमें, है ना। तो क्या इसके आउटकम रहे वो हमने देख लिया था। अब हम आते हैं आज के क्लास पे। आज के क्लास पे हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको करते हैं। शुरुआत हम करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ 5 मिनट में इसके इम्पोर्टेंट चीज को मैं बताऊंगा। आपको पता है कि 1885 में बना था। इसके इम्पोर्टेंट सेशन हम देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट सेशन आपको सबसे पहले पता है 1885 में सबसे पहला सेशन हुआ था। और 18, हाँ, इसको बनाया कौन था, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, रुचि जी ने बताया है। ए ओ व्हील, याद रखिएगा। ये कौन थे, ये इंडिया के नहीं थे, ये सिविल एक तरीके के आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने इसको बनाया था। उस समय भारत के वायसराय थे डफरिन, आपको पता ही है। ओके, तो हम आज इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं, और जो क्वेश्चन बहुत पूछता है, सेशन तो ढेर सारे हैं पर मैं आपको 10 सेशन बताऊंगा, और क्वेश्चन आना होगा तो उसे 10 में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 1885, 1886 इम्पोर्टेंट है, 1887 इम्पोर्टेंट है ना, 1887 इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट वाला है 1905, 1906, 1907। इसके बाद इम्पोर्टेंट सेशन आपका 1916, 1917। फिर आपका इम्पोर्टेंट है 1924, 1925। फिर इम्पोर्टेंट है आपका 1929। फिर इम्पोर्टेंट है 1938,
और 1939 ये सेशन इम्पोर्टेंट कैसे, ये हम एक बार देख लेते हैं। 1885 में क्या होता है, आप लोग एक काम करेंगे ना, आपका फायदा होगा। आप जब ये क्लास लेते हो तो फोन वगैरह, आपके यहाँ तो वाईफाई नहीं होगा, कोई नहीं, अगर जिसके पास भी वाईफाई हो ना तो फोन को स्विच ऑफ करके क्लास ले, ताकि फोन वगैरह ना आए। तो कैसे डिस्कनेक्ट होगा, नुकसान आपका होगा। तो इसलिए फोकस बना के रखिए। 1885 आप लोग जानते ही हैं। 1885 में सबसे पहले डब्ल्यू सी बनर्जी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। 1886 में दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी। ओके। 1887 में बदरुद्दीन तैयार। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके आगे मैं लिखता चलूंगा। ये पढ़ने वाले फर्स्ट मुस्लिम थे, कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। कौन है ये, बदरुद्दीन तयाजी। फिर आते हैं 1905, और 1905 में कौन बना था, 1905 में बने थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ओके। फिर इसके बाद बनते हैं दादा भाई नौरोजी। फिर इसके बाद बनते हैं बिहारी रास बिहारी घोष। फिर इसके बाद 1916 में इसको बोलते हैं लखनऊ सेशन। जिस नाम से क्वेश्चन आएगा वही मैं लिख रहा हूँ, इसको लखनऊ सेशन बोलते हैं। कोई कोई नहीं, सिम मत चेंज करिए, बस फोन ही मत उठाइए, जाने दीजिए। फिर हम देखेंगे 1917। 1917 किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये हल्का सा आप देखना। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, जो ऐप है वहीं पे आपको मिलेगी। 1917 में आप देखोगे तो यहाँ पे आपके हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो लोग बनारस में रहे हैं उनके बारे में जानते होंगे, इनके नाम से हॉस्टल भी है। तो एनी बेसेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल फर्स्ट फीमेल कांग्रेस की जो बनी है वो है एनी बेसेंट। इसके बाद अब आते हैं 1924 में गांधी जी प्रिसाइड करते, गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे, और सिर्फ एक ही बार गांधी जी बने हैं। और क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछता, बेलगाम सेशन। बेलगाम सेशन, एकदम सही, बेलगांव सेशन। तो ये इम्पोर्टेंट है, गांधी जी वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू जी हैं। सरोजनी नायडू जी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, आपके लिटरेचर में भी होंगी ये, इनके बारे में मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया कांग्रेस की, तो ये आपको याद रखना है। ये फर्स्ट फीमेल है। देखो, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एनी बेसेंट जो थी वो फर्स्ट फीमेल थी, पर वो इंडियन नहीं थी, वो आयरिश की थी। इसके बाद अगर इंडियन पूछेगा तो सरोजनी नायडू जी थी, और 1925। अब आते हैं 1929, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर सेशन के बारे में पूरा स्टोरी आपको मैं बताऊंगा, एकदम सही बताया आपने। और लाहौर सेशन में क्या होता है, पहली बार स्वराज, मतलब हम अपने भारत को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। सेल्फ रूल मतलब एक तरीके से होता है ना। और लाहौर सेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेहरू जी उस समय इसके प्रेसिडेंट थे, है ना, एकदम सही बताया आपने। फिर आते हैं 1938, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन। हरिपुर सेशन, है ना। पूर्ण स्वराज, हाँ ये मुझे नाम नहीं याद आ रहा था दिमाग में। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात किया गया था लाहौर सेशन में। और 1939 की इम्पोर्टेंट है, इसे त्रिपुरा सेशन कहते हैं। त्रिपुरा सेशन में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी, इलेक्शन होता है कांग्रेस का, और उसमें ये विनर बन जाते हैं। पर दिक्कत ये था, गांधी जी इनको नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट बने। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी चाहते थे, इस वजह से बेचारे सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं, है ना। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने आपको कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशन बताए हैं, उसका प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया है, और अगर उसका नाम था, हाँ डिस्प्यूट तो चलता रहा है, ये सब तो होता रहा है बहुत लंबा, तो उतना हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको बस मेन मेन चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी।
कांग्रेस के बारे में हमने इतना सेशन देख लिया था। ओके, अब हम आते हैं अगला जो मेरा टॉपिक होने वाला है। ब्रिटिश एक्ट मैंने आपको बता दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको बता दिया। अब आते हैं आगे की ओर। अब कल जो हमने देखा था एक्ट के बारे में तो हमने देख लिया था, सारे इंपॉर्टेंट चीज भी लगभग देख लिए हैं। और हाँ, 1905। राजकुमार जी ने बताया 1885। 1885। 1885 में शिमला का सन्यासी अच्छा। तो आपने देखा, ये सारी चीजें हमने देखा। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे आते हैं, शुरू करते हैं 1905। मैंने क्यों बोला था इंपॉर्टेंट है? 1905 में क्या हुआ था, आप सबको पता है, बंगाल का विभाजन हुआ था। इसको सीक्वेंस समझना आप लोग। बंगाल को डिवाइड किया गया था। मैं क्रोनोलॉजी के तरीके से बताता हूँ क्यों बंगाल को डिवाइड किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि जो भी रिवोल्ट वगैरह हो रहे थे वो बंगाल से ही हो रहे थे। वहाँ के लोग एजुकेटेड थे, कई सारी चीजें थी, वो डेवलप्ड था, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रेड वगैरह हो रहा था ना, तो कई सारे रीजन थे। अब जो उसमें भारत के वायसराय थे 1905 में, वो थे लॉर्ड कर्जन। सॉरी, लॉर्ड नहीं बोलता हूँ मैं, कर्जन ही बोलता हूँ। ये कर्जन जी थे, उस समय भारत के वायसराय थे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। पर एक इन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको लोग उस नजर से देखते हैं। तो कर्जन जी क्या करते हैं, बंगाल को डिवाइड कर देते हैं। जैसे आज अगर आप इंडिया को देखोगे तो बंगाल ये वाला पोर्शन था, और बंगाल को ऐसे डिवाइड जब करते हैं तो ये तो हो गया ईस्ट, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। और ये बोल के डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे इसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत कठिन हो जा रहा है। पर इनका मकसद तो कुछ और था, इनको डिवाइड करना था। इनको डिवाइड करेंगे तो ये लोग कमजोर हो जाएंगे, है ना। आप लोग को एक चीज और पता चला होगा कि आप ये सोच रहे होंगे वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में है। अगर आप देखें तो ये तो ईस्ट है, ये वेस्ट है। वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में है, पर इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? तो इसीलिए बोलते हैं, जब बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था तो ये ईस्ट हो गया था, ये वेस्ट हो गया था। तो बंगाल डिवाइड होता है, कर्जन के समय हुआ था। बंगाल डिवाइड में क्या हुआ था, डिवाइड कर देते हैं, कर्जन ने किया था। अब लोग गुस्सा हो जाते हैं बंगाल के, और क्या करते हैं, विद्रोह शुरू करते हैं। तो वो लोग स्वदेशी मूवमेंट शुरू करते हैं। इसी के लिए स्वदेशी मूवमेंट शुरू करते हैं, और सभी लोग क्या करते हैं, रोड पे उतर जाते हैं। रोड पे उतर जाते हैं और स्वदेशी मूवमेंट करते हैं। इट वॉज बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट था। स्वदेशी का मतलब आप लोग जानते हैं, स्वदेशी मतलब क्या होता है, जो भी हमारे देश में, स्व मतलब जो हमारे देश में चीजें बन रही है उसको हम सपोर्ट करेंगे। ये लोग नेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, वीमेन के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, है ना। पर दिक्कत ये था, इसमें किसान जो थे और इंडस्ट्रियलिस्ट वो शामिल नहीं होते हैं। अपने देश में अगर पहला मास मूवमेंट बोला जाए, ये स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट जो था ये पहला मास मूवमेंट था। हाँ, ये बिना गांधी का भी आंदोलन था। तो ये हमने देखा स्वदेशी मूवमेंट। पर दिक्कत क्या होता है, यहाँ से अब कहानी शुरू होता है कांग्रेस की। आपको पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था तो उसमें दो डिवीजन था। एक था मॉडरेट और एक थे एक्सट्रीमिस्ट, है ना। मॉडरेट जो थे ये लॉयल थे, ब्रिटिश के लॉयल थे। ये इनका ज्यादा वो था, ब्रिटिश के पॉलिसी में विश्वास रखते थे। ये चाहते थे कि ग्रेजुअल चेंज होगा, धीरे धीरे होगा, है ना। तो इस तरीके से चाहते थे। गरम दल वाले थे, इनको लगता था नहीं, ये भाई ऐसे नहीं मानेंगे, ये बंदूक और बम से चाहते थे आजादी मिले, है ना। एक्सट्रीमिस्ट नहीं, वो रिवोल्यूशनरी थे। जो रिवोल्यूशनरी थे वो अलग हम देखेंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। ये कहते थे भाई ऐसे सब आजादी नहीं देंगे, हमें कुछ और करना होगा। पर दिक्कत ये होता है, जब बंगाल विभाजन होता है तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग अलग विचारधारा के थे। तो सिंपल सी बात है, विचारधारा अलग है तो दिक्कत तो होगी ही। अब जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था तो ये लोग जो मॉडरेट थे ये कह रहे थे नहीं भाई, इसको तुम सिर्फ बंगाल में करो। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे नहीं, हम इसे पूरे भारत में फैलाएंगे।
और भी कई सारी चीजें। ये कहते थे नहीं सिर्फ एक काम करो, बस विरोध करो। ये कहते थे नहीं, हम विरोध के साथ और भी कई सारे काम करेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों में डिस्प्यूट हुआ। तो 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 दादा भाई नौरोजी, और 1907 में क्या होता है, रास बिहारी घोष और कांग्रेस जो थी यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है। आप ये बात याद रखना। तो कांग्रेस कब स्प्लिट होता है? 1907। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1907 रास बिहारी घोष। ओके। तो इस तरीके से कांग्रेस स्प्लिट होता है क्योंकि इनकी बातों को नहीं माना जाता है। ये लोग क्या कहते हैं, सेल्फ रूल की बात करते हैं, है ना। डोमिनियन स्टेटस का डिमांड कर रहे थे, वो मैं आगे बताऊंगा डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। तो इस तरीके से लोग कई सारी चीजें डिमांड करते हैं पर इनकी बात नहीं मानी जाती है और ये सारी चीजें होती है। ओके, ये सेशन का नाम आपने सही बताया नीतू जी ने, सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। ये आपको याद रखना, सूरत, है ना। अब आते हैं, आपको पता है जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे? लाल बाल पाल, आपको नाम पता है सबका, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष पाल। जैसे ही ये सूरत स्प्लिट होता है, ये जो गरम दल के नेता थे इनको गिरफ्तार करके जो अंडमान निकोबार में जो काला पानी जो जेल है वहां भेज दिया जाता है। ये तो बेचारे निकल लेते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, बिपिन चंद्र पाल ये तो भाग जाते हैं और ये आगे चल के स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करने लगते हैं। बाल, लाल, ये सारे ये लोग, है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ से ना मूवमेंट हल्का सा ठंडा हो गया क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट तो चले गए। और फिर जब ये वापस आते हैं तो फिर इनसे ये साइन करा लिया जाता है कि भाई तुम ये काम नहीं करोगे तो ही वापस आओ। तो अब नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना हल्का सा। अब ये जब वापस आते हैं बाल गंगाधर तिलक, तो ये लोग बनाते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग, LEAG, है ना। समझना आप लोग ध्यान से। होम रूल लीग, इसको बताने से पहले एक चीज मैं और बताऊंगा। ये कांग्रेस यहाँ पे अलग तो हो गया, है ना। कांग्रेस अलग तो हो गया, फिर कांग्रेस फिर एक भी तो होता है। और ये ब्रिटिश वाले कितने होशियार थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यही शुरू करते हैं। 1905 में ये लोग मूवमेंट शुरू करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लीग बना देते हैं। मुस्लिम लीग इसी समय बनाते हैं, सीक्वेंस एक के बाद एक हो रहा है। 1906 अब क्या होता है, मुस्लिम लीग भी बना देते हैं और इसका हेडक्वार्टर जो था वो लखनऊ में था। अब क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट होता है। आपको पता है 1909 में मुस्लिम को तुरंत सफलता मिल गया। भाई मुस्लिम लीग बनाया, 3 ही साल बाद इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। अब मुस्लिम तो बहुत खुश। पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये सेपरेट इलेक्टोरेट से वो खुश नहीं था। इससे क्या होता है, हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा अलग होने लगे। उनके बीच भेदभाव, गुस्सा, नफरत ये सब फैलने लगा और यही तो चाहते थे ब्रिटिश वाले। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा, हम इंडियंस है, कब तक गुस्सा रहेंगे, समझौता तो होगा ही। तो 1916 में लखनऊ सेशन होता है। कोमल जी ने एकदम सही बताया है, लखनऊ सेशन होता है। और लखनऊ सेशन में क्या होता है, ये दोनों एक हो जाते हैं, मुस्लिम लीग। ओके, तो इतना समझ आया आपको। अब यहाँ पे देखेंगे होम रूल लीग क्या होता है। होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल लीग जो होता है, एनी बेसेंट शुरू करती है। एनी बेसेंट शुरू करती है। ये आपको पता है, ये आयरलैंड की थी और इंडिया में एकदम ढल चुकी थी। इंडिया के पोशाक, इंडिया का कल्चर, हर तरीके से। तो हल्का सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे एनी बेसेंट ने शुरू किया था और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। इन दोनों पे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी का फायदा गांधी जी ने उठाया था। इन लोगों ने 1916 में एक ग्रुप बनाया था और 1916 में जब एक ग्रुप बनाया था तो इन्होंने लोगों को इसमें ऐड किया था। बने बनाए लोग मिल गए और गांधी जी ने जब मूवमेंट किया तो इन लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया। तो एनी बेसेंट
और बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था। इसके बारे में हल्का सा देख लो आप, एनी बेसेंट ने शुरू किया था 1916 इन दोनों ने। और क्या हुआ था, ऑल इंडिया पूछ लेता है ना, ऑल इंडिया में इनका ऑर्गेनाइजेशन था। इनका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लॉन्च करने का? जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है। इनका उद्देश्य ये था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस कैसे दोगे बताओ, है ना? और हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस सब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मतलब ये कि हम इंटरनल मैटर से, मान लो सपोज करो ये इंडिया है ना, तो अंदर की चीजें हम देखेंगे, बाहर की चीजें तुम देख, मतलब कि इंटरनल मैटर हम करेंगे अपना, और बाहर का जैसे आर्मी हो गया, है ना, फॉरेन अफेयर हो गया, ये सब तुम देखोगे। तो पैरामाउंट पावर तुम ही हो। इंटरनल मैटर हम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे देश में वो ब्रिटेन कर चुका था, इसीलिए हम लोग डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। फिर हम देखेंगे, एक सेकेंड। हम्म, चलो, तो ये हमने देखा। हल्का सा इसमें कुछ फैक्ट है वो मैं, जैसे ये ये महाराष्ट्र वाला जो रीजन होता है ना, वेस्ट इंडिया, वहां पे शुरू करते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में शुरू करते हैं। इनके कुछ बुक्स है जैसे कॉमन वील, इनके जो बुक है मराठा केसरी, दो इम्पोर्टेंट बुक है जो पूछ लेता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हमने आज इतनी सारी चीजें देखी। किसी को कोई यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा? हो सकता है शुरू वाला आपको थोड़ा सा, ये जो एक्ट वाला है यहाँ पे हल्का सा दिक्कत हुआ होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट है, और बाकी तो आसान था, है ना? अब आपको सच बताऊं, आपको मजा कब आएगा? अभी तो थ्योरी क्लास चल रहा है। जब मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा, तब आप कहोगे वाह ये तो यहीं से आ रहा है क्वेश्चन, है ना? तो क्वेश्चन और कहीं से नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। ओके, अब आते हैं हल्का सा और देख लेते हैं। अभी मेरे पास है 5-10 मिनट है। राजकुमार चौधरी, अच्छा वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। आपने देखा नहीं है क्या वीडियो? आप लोग साथ में देखते चलिए, बैकलॉग मत क्रिएट करिए। 1 घंटे आप दीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, 1 घंटे आप हमको दीजिए, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि हम बाद में करेंगे, तो फिर आप करते रह जाओगे, एक दो ऐसे बैकलॉग हो जाएगा, फिर कहोगे अब जाने। तो आप ऐसे करिए। फिर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना? ओके, कोई नहीं, वीडियो आपको वहीं वेबसाइट पे जो ऐप है वहां पे मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब आते हैं, अब ध्यान से समझना, 1919 के पहले एक वर्ल्ड वार हुआ था। और जब वर्ल्ड वार हुआ था तो ये वादा किया गया था कि इंडिया अगर सपोर्ट करे तो हम कुछ करेंगे, इंडिया के लिए अच्छा करेंगे, है ना? तो भाई तुमने तो हमें वादा किया है, और वर्ल्ड वार 18 में खत्म हो गया और 19 में ये एक्ट आ गया। अब ये कहे थे कि अगर हम आएंगे तो हम इंडियंस को ये स्टेटस वगैरह दे देंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना देंगे। अच्छा, हिंदी में नाम, हिंदी, 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 हिंदी में भी यही नाम होगा आई थिंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलिए मैं ना टेलीग्राम पे हिंदी वाला भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में भेज दूंगा। ओके ठीक है, वीडियो मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक बार और देखिए, 1919 वाला जो एक्ट है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, इससे ये कहते हैं कि हम और एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड मतलब कि जो सिख हैं, है ना, और भी जो एंग्लो इंडियंस हैं, इनको भी हम थोड़ा सा देने की बात करेंगे। और ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुआ था, डायरकी। डायरकी आप लोग जानते होंगे। डायरकी को कहते हैं डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब ये, इसमें दो चीज होगा, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा और एक रिजर्व सब्जेक्ट होगा। ध्यान से समझना इसको। ट्रांसफर रिजर्व क्या होता है? जो गवर्नर है वो रिजर्व सब्जेक्ट अपने पास रख लेगा, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट वाले सब्जेक्ट हैं उसको अपने पास रख लेगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो इंडिया में जो मिनिस्टर बनते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू ना, उनको ट्रांसफर कर देगा।
जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, है ना, और क्या हो गया आपका, रिवेन्यू कलेक्शन हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और क्या इम्पोर्टेंट हो गया, जस्टिस। तो ये सब अपने पास रखे थे ये लोग, भाई साहब देख रहे हैं कितने होशियार थे ये लोग। और इसके बाद ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, है ना, सफाई, हेल्थ हो गया, ये सारी चीजें ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से डायरकी सिस्टम जो शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, प्रोविंस में, प्रोविंस, है ना। और बाई कैमरलिज्म शुरू हुआ। बाई कैमरलिज्म ये होता है, बाई मतलब दो, जैसे आज आप देखते हो लोकसभा राज्यसभा है, इसी को बाई कैमरलिज्म कहते हैं। तो सेंटर में क्या हुआ था, सेंटर में बाई कैमरलिज्म शुरू हो गया था। ओके, सेंटर में बाई कैमरलिज्म शुरू हो गया था। समझ आया आपको। तो इस तरीके से काम हो रहा था। फिर क्या होता है, ये जो एक्ट बना था, इसमें ये बोला जाता है कि इसको रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन बैठाई जाएगी। एक कमीशन बैठाई जाएगी और उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। अब 5 मिनट है, मैं हल्का सा आपको स्टोरी बता दूं, ताकि कल मैं जब आपको फैक्ट बताऊंगा तो आपको बोरिंग फील नहीं होगा। साइमन कमीशन बनाया जाता है। तो साइमन कमीशन आता है, उसे आना था 10 साल बाद, यानी दो 1929 में, पर वो 2 साल पहले आता है 1927। जब साइमन कमीशन इंडिया आया था, तो उसमें जो मेंबर थे, 7 मेंबर थे, उसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो इंडिया के लोग उसका बहुत विरोध करते हैं। और इंडिया के लोग विरोध करते करते क्या होता है, एक लाला लाजपत राय जी थे, जो मैंने आपको बताया था एक्सट्रीमिस्ट, जिनकी वजह से कांग्रेस स्प्लिट हुआ था उस समय। उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है और बेचारों बेचारे की डेथ हो जाती है। तो ये 1828 में ये सब हुआ था। जब उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, जो ये हमारे भगत सिंह ये लोग थे, ये लोग गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि हम भाई रिवेंज लेंगे। इस तरीके से साइमन कमीशन के समय की ये स्टोरी है। जब लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उस समय ब्रिटेन में जो पीएम थे, उनका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, विलियम, कुछ नाम था। तो वो कहते अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें संविधान बनाना है ना, चलो तुमको ही हम पावर दे रहे हैं, तुम लोग बनाओ। तो ये लोग क्या करते हैं, एक अपना कमेटी बनाते हैं। उसके जो चेयरमैन थे, नेहरू जी के पापा थे, मोतीलाल नेहरू जी, और बनाते हैं। पर इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है कि लोग खुश नहीं होते हैं। और खुश नहीं, मुस्लिम तो खुश ही नहीं था। मुस्लिम को क्यों नहीं, मुस्लिम को उसमें क्या होता है, कि मुस्लिम जो डिमांड कर रहे थे, वो कहते थे कि जो ऑटोनॉमी है वो प्रोविंस को दिया जाए, रिजर्व सब्जेक्ट प्रोविंस के पास होना चाहिए। और जो ये सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, ये खुद उसमें उससे खुश नहीं थे। तो इस तरीके से कोई खुश नहीं था। फिर क्या होता है, लाहौर सेशन होता है, वहां पे पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। तभी गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, और डांडी मार्च करते हैं और फिर जाके नॉन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू कर देते हैं। फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, 3 गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसे गांधी इरविन पैक्ट था, इसी समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये सारी चीजें मैं कल बताऊंगा। तो कल मेरी कोशिश रहेगी कि मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, एक दिन में मिडाइवल हिस्ट्री और एक दिन में एंशियंट हिस्ट्री। बस 3 दिन में आपकी हिस्ट्री पूरी खत्म। और अच्छी बात यह है कि मैंने आपको सारा इम्पोर्टेंट चीज बता दिया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा था आप लोग बताइए। ओके, चलिए फिर, गुड नाइट, थैंक यू। आप लोग लगे रहे 1 घंटे तक।